वीडियो में हम सभी लोग देखने वाले हैं जो कि बेसिक क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। देखो, जब सबसे पहले तो आपको पता होना, जो भी आपकी ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ए टू जेड आपकी जो भी ट्रेड है, सबसे पहले तो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके अंदर जितने भी टूल, जितने भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं, उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रीशियन के हिसाब से, तो उसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। दूसरा क्वेश्चन, करंट क्या होता है, इसकी इकाई क्या है। वोल्टेज क्या है, इसकी इकाई क्या है। रेजिस्टेंस क्या है, इसकी इकाई क्या है। ओम का नियम क्या है। एसी और डीसी में क्या अंतर है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है। सीरीज और पैरेलल सर्किट में क्या अंतर है। मल्टीमीटर क्या है, इसका उपयोग कैसे किया जाता है। फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है। दोनों स्विचिंग का काम करते हैं, लेकिन दोनों में क्या अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स। जैसे कि आपने रजिस्टर देख लिया, रजिस्टर का आपको पता है, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड। डायोड कितने प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है और क्या क्या उसके वर्किंग होगी, प्रॉपर तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए। रेक्टिफायर किस तरीके से काम करता है और रेक्टिफायर फिजिकली किस तरीके से दिखाई देता है और कितने प्रकार का होता है। फिल्टर क्या करता है। एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है और ये किस काम के लिए यूज होता है। ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। एमपीसीबी क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिकल की दृष्टि से, तो आपको सोल्डिंग कैसे करते हैं, डिसोल्डिंग कैसे करते हैं, पीसीबी में फॉल्ट फाइंडिंग कैसे ढूंढते हैं। टीवी, इन्वर्टर, पावर सप्लाई चालू नहीं हो रही तो उसमें आप कैसे चेक करोगे। बैटरी का प्रकार, बैटरी कितने प्रकार की होती है। यूपीएस क्या है, कैसे काम करता है। अर्थिंग क्या होती है, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है। तो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल की बात करते हैं। डिजिटल में लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं, स्पेशल पर गेट कौन कौन से होते हैं। माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है। एनालॉग और डिजिटल क्या होता है। उसके बाद जब भी आप कोई भी काम करो तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सेफ्टी का। आपको सेफ्टी का प्रॉपर तरीके से ध्यान होना चाहिए कि सेफ्टी का आपको किस तरीके से पालन करना है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स वह शाखा है जिसमें इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को नियंत्रित करके विभिन्न उपकरणों को चलाया जाता है। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी। जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर और आईसी। अब इसमें बात करते हैं डायोड आपके कितने प्रकार। देखो, यहीं से डायोड आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर जो होते हैं कितने टर्मिनल होते हैं, कैसे काम करता है। एनोड होता है, कैथोड होता है, गेट होते हैं, क्या क्या होते हैं। अब आदि में उपयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ओम का नियम। ओम के नियम के अनुसार यदि तापमान स्थिर रहे तो किसी चालक में बहने वाली धारा आई वोल्टेज V के समानुपाती और प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धारा को हम I से प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज को V से प्रदर्शित करते हैं और रेजिस्टेंस को R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बनेगा V बराबर I गुना R या V बराबर I इंटू R। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है AC और DC में क्या अंतर है। देखो, सबसे पहले तो आप जब AC कुछ ऐसा टर्म सुनो तो सबसे पहले आपको उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। एसी का मतलब होता है डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, जो कि एक ही डायरेक्शनल में काम करती है। डीसी जो कि डायरेक्ट करंट एक ही दिशा में बहती है, यानी कि एक सीधी रेखा में चलती है, जैसे कि बैटरी। ठीक है ना, जो बैटरी में होता है, बैटरी के अंदर डायरेक्ट करंट होता है। उसके बाद है एसी, अल्टरनेट करंट, जो दिशा बदलती रहती है, यानी कि जो दिशा के अकॉर्डिंग बदलती है। जैसे आपने देखा हो सांप किस तरीके से चलता है, अप डाउन इस तरीके से चलता है ना, लहरेदार। तो आपकी बिल्कुल एसी भी उसी प्रकार से चलती है, लेकिन इसका प्रयोग हम जैसे घरों की सप्लाई के लिए करते हैं। एसी में हम जो मोस्टली घरों की जो वायरिंग होती है वो एसी से होती है, और डीसी आप जो बैटरी की सप्लाई होती है, बैटरी के अंदर जो स्टोर होता है वो आपकी डीसी होती है। या आप समझ सकते हो जो ट्रांसफार्मर से आपकी जो भी सप्लाई आ रही है वो एसी होगी। नेक्स्ट है प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस एक निष्क्रिय कंपोनेंट है जो करंट को नियंत्रित कर या सीमित करता है। रेजिस्टेंस एक निष्क्रिय यानी कि पैसिव कंपोनेंट है जो करंट को नियंत्रित करता है या सीमित करता है। अब प्रतिरोध का काम क्या होता है। सबसे पहले देखो,
परिभाषा को छोड़ दो, बस ये देखो, जो भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे वही आपका प्रतिरोध है। जो धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर दे वो प्रतिरोध है। इसका मात्रक ओम होता है और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या दोस्तों, इसका मात्रक ओम होता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसकी सिंबल की बात करें तो सिंबल कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जैसे इसमें आर बना हुआ है, या एक सिंबल इसका और भी होता है। एक सिंबल ये होता है कि आप इसमें इस तरीके से, ठीक है ना, लेकिन ध्यान ये रखना जितने अप है उतने डाउन होने चाहिए। जैसे 3 अप में है तो 3 डाउन में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ज़्यादा कर दोगे, 4 ऊपर 3 नीचे 2, तो ये बिल्कुल सिमिलर होने चाहिए। हाँ, आप 4 करना चाहो 4 कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना कि जितने ऊपर उतने नीचे होने चाहिए। ये प्रतिरोध का आपका सिंबल होता है। नेक्स्ट, कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर विद्युत आवेश को स्टोर करता है। उसका उपयोग फिल्टर और टाइमिंग सर्किट में होता है। फिल्टर करने का काम करता है, जैसे कि रिपल। जब आप कोई भी एसी लेते हैं तो एसी में जब आप सर्किट को चेंज करते हैं तो उसमें कुछ रिपल होते हैं, उन्हें रिपल को हटाने का काम, जैसे रेक्टिफायर से आपने कोई भी सप्लाई बनाई, उसके अंदर सप्लाई बनाने के बाद आप कैपेसिटर लगाओगे, और कैपेसिटर क्या करेगा, उसके अंदर जो एसी के रिपल हो, जो एसी के रिपल होगा उन्हें हटाने का काम करेगा। तो इसे बोलते हैं फिल्टर। टाइमिंग सर्किट में इसका प्रयोग करते हैं, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक यानी कि फैराडे होता है, इसे एफ से इसका मात्रक एफ होता है, यानी इसकी इकाई फैराड एफ होती है, और इसे हम प्रदर्शित सी से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? सी से करते हैं। उसके बाद है डायोड। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को एक दिशा में बहने देती है, ठीक है ना। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को एक दिशा में बहने देती है। इसे पीएन जंक्शन डायोड, जेनर डायोड, एलईडी। अब देखो दोस्तों, जो आपका डायोड होता है पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को ही हम रेक्टिफायर कहते हैं, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ठीक है। एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का एक सिंबल होता है यहाँ, ठीक है। इधर होता है एनोड, इधर होता है आपका कैथोड, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं होता, एनोड कैथोड। अगर बात करते हैं डायोड, डायोड में 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड का मतलब पॉजिटिव होता है और कैथोड का मतलब निगेटिव होता है, ठीक है। एनोड का मतलब पॉजिटिव और कैथोड का मतलब निगेटिव होता है। और डायोड आपके कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि इनके कुछ नाम है, जैसे कि जीनर डायोड, शॉटकी डायोड, वैरेक्टर डायोड, ठीक है, टनल डायोड। ये डायोड के प्रकार है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप कहीं भी किसी भी इंटरव्यू में बैठो तो ध्यान रखना, ये बेसिक क्वेश्चन है, बन सकता है कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं और डायोड के नाम बताओ, चित्र बताओ। तो ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और यदि किसी को कोई भी समस्या रहती है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। हम बिल्कुल, अगर आप कमेंट में कुछ भी पूछोगे उसका बिल्कुल सॉल्यूशन किया जाएगा, इस चीज़ से आप बेफिक्र रहना। उसके बाद है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, यानी कि अर्धचालक युक्ति है, जिसका उपयोग सिग्नल को एम्पलीफाई और स्विचिंग के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के, एनपीएन और पीएन, ठीक है। ये एनपीएन और पीएनपी टाइप के होते हैं, 2 ट्रांजिस्टर होते हैं। अब इसमें बात करते हैं तो क्या इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होते हैं। कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं। देखो, ये छोटी छोटी चीज़ जो सिर्फ हम बोल रहे हैं वे चीज़ आप लिख सकते हो। ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एनपीएन और पीएनपी। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल। कौन कौन से? एमीटर, बेस, कलेक्टर। साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा साइज होता है बेस का, उससे छोटा होता है सबसे बड़ा होता है कलेक्टर, उससे छोटा एमीटर, उससे छोटा बेस। सबसे छोटा जो आपका साइज होगा वो बेस का होगा। जब आप इन्हें फिजिकली देखोगे, उनकी टेस्टिंग भी करोगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से बताएंगे कि आप पहचान कैसे करोगे कि एनपीएन है या पीएनपी है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर एक एसी वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी कि आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में परिवर्तित करने का काम आपका ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पे ये काम करता है, ठीक है। अब उसके बाद करते हैं बात रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये डायोड का सिंबल है, इसमें एनोड और इधर सी बना हुआ है, यानी कि इधर कैथोड है। तो एनोड और कैथोड इसमें बने हुए हैं। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में बदलना, एसी को डीसी में बदलना। रेक्टिफायर के कौन कौन से प्रकार होते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर,
ब्रिज रेक्टिफायर, ये आपके रेक्टिफायर के प्रकार होते हैं, ये एसी को डीसी में बदलता है। उसके बाद है एसएमपीएस। सबसे पहला आपको एसएमपीएस की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होती है दोस्तों? स्विच मोड पावर सप्लाई एक ऐसी पावर सप्लाई जो हाई फ्रीक्वेंसी द्वारा एसी को नियंत्रित और डीसी में बदलती है। यानी कि जो 50 की मतलब आपकी जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है 50 होती है और डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी को डीसी में बदलती है और उसको नियंत्रित करते हैं। ये आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, टीवी में। ठीक है, किस में करते हैं? कंप्यूटर और टीवी में। उसके बाद है करंट। क्या है, क्या होता है करंट? इसकी इकाई क्या है? देखो, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को बहने को ही करंट कहते हैं। कुल मिलाकर अब देखो, इस सारे का निचोड़ सिर्फ एक ही चीज में, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, क्या? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। ध्यान रखना, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को। आप इतनी बड़ी लैंग्वेज को छोड़ दो, बस एक छोटी सी चीज याद रखो जो कि ब्लैक से बिल्कुल हेडलाइन हुई है, किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन के बहने को ही, यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही करंट कहते हैं। इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो Q अपॉन IT होता है। इसका जो मात्रक होता है Q, धारा का मात्रक तो एम्पियर होता है, लेकिन प्रदर्शित I से करते हैं। I बराबर Q अपॉन T होता है। I का मतलब विद्युत धारा, Q का मतलब आवेश, T का मतलब समय। ठीक है ना, T का मतलब समय। तो अब कोई पूछे धारा, धारा को मेजरमेंट किससे करते हैं? एम्पियर मीटर से। उस पर लिखा भी आपको मिलेगा एम्पियर मीटर या एम मीटर। एम मीटर और एम्पियर मीटर सेम ही चीज होती है, जो कि धारा का मेजरमेंट करता है, लोड का पता करता है। धारा का मतलब लोड से होता है, लोड का पता करता है। उसी को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? आपका एमीटर बोलते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है, इसे प्रदर्शित ए से करते हैं। ठीक है, करंट मापने के लिए एम्पियर मीटर का यूज करते हैं। वोल्टेज क्या है, इसकी इकाई क्या है? देखो, जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है, या वोल्टेज पर दाब जो इलेक्ट्रॉन के तारों में आगे बढ़ने देता है। फॉर एग्जांपल समझो, एक पानी की टंकी है, ठीक है, जो पानी के अंदर जल बह रहा है वो आपका धारा का काम करेगा, लेकिन जितने प्रेशर से बह रहा है वो आपका वोल्टेज का काम करेगा। और यदि जो टंकी है, टोंटी है, जो आप उसे खोलोगे और बंद करोगे, वो एज ए प्रतिरोध का आपका काम करेगा। दोस्तों ध्यान रखना, एज ए प्रतिरोध वो आपका काम करेगा। V बराबर W अपॉन Q। V का मतलब वोल्टेज, W का मतलब कार्य, Q का मतलब आवेश। इसकी इकाई की बात करें तो वोल्ट होता है। V से प्रदर्शित करते हैं और मापने के लिए वोल्ट मीटर का हम इसमें प्रयोग करते हैं। फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है? फ्यूज और एमसीबी में क्या अंतर है? फ्यूज में एक पतली तार होती है, जब अधिक करंट आता है तो वह तार पिघल जाता है और बिजली बंद हो जाती है। ठीक है, तो बिजली बंद हो जाती है। अब बात करते हैं एमसीबी। एमसीबी एक स्वचालित स्विच की तरह काम करती है। ज़्यादा करंट या शॉर्ट सर्किट होने पर यह खुद से ट्रिप हो जाती है, बाद में आसानी से रीसेट की जा सकती है। आपका फ्यूज उड़ा, आपको क्या करना पड़ेगा? फ्यूज को दोबारा से लगाना पड़ेगा, तो उसमें समय लगेगा। लेकिन एमसीबी में क्या है, आपकी एमसीबी ट्रिप हुई, आपने क्या एमसीबी को ऊपर किया, यानी कि वो रीसेट हो गई थी, आपने उसे सेट कर दिया, तो सिर्फ आप डाउन हो जाती है, ट्रिप हो जाती है, आप उसे अप कर दोगे तो आपकी लाइन प्रॉपर तरीके से चल जाएगी, प्रॉपर तरीके से कार्य करने लग जाएगी। उसके बाद है फ्यूज और एमसीबी में अंतर। थोड़ा सा कार्य के आधार पर दोबारा उपयोग, गति, सुरक्षा स्तर, यानी कि सभी तरीके से हम देखेंगे फ्यूज और एमसीबी में अंतर। सबसे पहले कार्य अधिक धारा आने पर यह तार पिघलकर सर्किट तोड़ देता है। अधिक धारा आने पर स्विच, अब एमसीबी की बात करेंगे, अधिक धारा आने पर स्विच अपने आप ट्रिप होकर सर्किट को बंद कर देता है। देखो, यहाँ सिर्फ पिघला है, वहाँ सिर्फ ट्रिप हुई है। ठीक है, दोबारा एक बार जलने के बाद बदलना पड़ता है। उसके बाद ट्रिप, एमसीबी में ट्रिप होने के बाद फिर से ऑन किया जाता है। गति, काम करता है और बदलने में समय लगता है। ठीक है, एमसीबी में बहुत तेज और सुविधाजनक होता है, यानी कि ट्रिप की जो स्पीड होती है बहुत अच्छी होती है। जैसे ही शॉर्ट सर्किट कहीं से महसूस हुआ, एकदम से ट्रिप हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा गलेगा और उसमें थोड़ा सा समय लगता है। फ्यूज में गति, काम करता है पर बदलने में समय लगता है, बहुत तेज और सुविधाजनक। ठीक है, सुरक्षा स्तर की अगर बात करें, सुरक्षा स्तर की, सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, अधिक सुरक्षा और भरोसेमंद है एमसीबी। लागत, फ्यूज में कम लागत लगती है और एमसीबी थोड़ी सी महंगी होती है। उपयोग,
पुराने घरों सरल सर्किट में, और फ्यूज का पुराने घरों में सरल सर्किट में कर सकते हो, और एमसीबी आधुनिक घरों और जहाँ बड़े बड़ी बिल्डिंगें होती है वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया में आप इसका यूज़ करोगे एमसीबी का। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पर्सन, लॉजिक गेट क्या होता है? लॉजिक गेट डिजिटल सर्किट का आधार होता है जो बाइनरी 0 और 1 पर कार्य करता है। इनके अगर प्रकार की बात करें तो एंड गेट, और गेट, नोट गेट, नैंड गेट, नोर गेट, एक्सोनोर गेट, एक्सओर गेट। ठीक है ना, ये आपके मोस्टली 7 गेट होते हैं, इसमें 6 लिखे हुए, एक 7 गेट होता है। एक्स और के साथ साथ एक होता है एक्स नोर गेट। कौन सा होता है दोस्तों? एक्स नोर गेट होता है। इसमें यहाँ से कोमा लगा के लिख लो, एक्स नोर गेट। ठीक है, हाँ, ये गेट होता है। तो एक्स और गेट, ये आपके 7 प्रकार के गेट होते हैं। अगर इसमें शुरू के 3 की बात करें तो ये आपके बेसिक गेट होते हैं, ये आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, और ये दोनों आपके स्पेशल पर्पस गेट होते हैं। बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं? एंड गेट, और गेट, नोट गेट। नैंड और नोर आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? नैंड गेट और नोर गेट। इन गेट के माध्यम से आप सारे गेट बना सकते हो। उसके बाद स्पेशल पर्पस एक्स और गेट और एक्स नोर गेट को आप स्पेशल पर्पस गेट बोलते हैं, क्योंकि इनका काम जो है बिल्कुल स्पेशली जगह कहीं करा जाता है, जो कि स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। उसके बाद एनालॉग और डिजिटल सर्किट में अंतर। एनालॉग लगातार बदलते रहते हैं, और डिजिटल सिर्फ 0 और 1 के रूप में होते हैं, यानी कि कभी 0 1 0 1 0 1। और जो आपका एनालॉग होता है एसी के फॉर्म में चलता है, एसी के फॉर्म में अप डाउन अप डाउन। उसके बाद अगर हम प्रैक्टिकल की दृष्टि से बात करते हैं तो मल्टीमीटर का उपयोग कैसे करते हैं? मल्टीमीटर में वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापता है। पहले सही रेंज चुने, फिर प्रोब को सही तरीके से कनेक्ट करें। जो आपका मल्टीमीटर होता है, मल्टीमीटर में 2 प्रोब होती है। कौन कौन सी प्रोब होती है? पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि रेड और ब्लैक 2 प्रोब होती है। उसमें आप मल्टीमीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट कर सकते हैं, करंट का कर सकते हैं, प्रतिरोध का कर सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है उसमें कंटिन्यूटी। आप उस पर भी बहुत सारी चीज़ चेक कर सकते हैं, जैसे कि आपको उसके साथ साथ किसी सर्किट की टेस्टिंग करनी हो, किसी डोरी की टेस्टिंग करनी हो, वे सारी टेस्टिंग आप उससे कंटिन्यूटी से बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर प्रैक्टिकल की दृष्टि से बात करें तो क्या चेक कर सकते हैं? वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। आपको यही बताना है। जैसे कहते हैं ना, मल्टीमीटर का एक अन्य नाम और भी होता है, तो होता है वोल्ट ओम मीटर। क्या होता है? वोल्ट ओम मीटर, यानी कि वोल्ट का मतलब वोल्टेज का मेजरमेंट, ओम का मतलब प्रतिरोध का मेजरमेंट, और ए का मतलब एम्पियर का प्रतिरोध मेजरमेंट। ठीक है। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? शॉर्ट सर्किट होता है जब फेज और न्यूट्रल सीधे जुड़ जाए। जब फेज और न्यूट्रल सीधे जुड़ जाए, रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तो वहाँ करंट बहता है, वहाँ ज़्यादा करंट बहता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। और ये जो शॉर्ट सर्किट होता है, इस शॉर्ट सर्किट होने से आपके एमसीबी ट्रिप होती है, ध्यान रखना, और फ्यूज भी फूक जाता है। यह है शॉर्ट सर्किट। अब है अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग क्या है और क्यों जरूरी है? अर्थिंग सुरक्षा के लिए जरूरी है। यह लीकेज करंट को जमीन में भेजकर शॉर्ट होने से बचाता है। अब फॉर एग्जांपल समझो, आपने देखा होगा आपके पास जब सॉकेट होता है तो सॉकेट में 3 पॉइंट होते हैं। एक ऊपर वाला सबसे बड़ा होता है, और जो नीचे वाले होते हैं वे थोड़े छोटे होते हैं। एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर सा बना ले। आपने देखा होगा इस तरीके का आपका जो सॉकेट होता है, ये वाला एरिया बड़ा होता है, ये दोनों छोटे होते हैं। ठीक है। तो जो आपका ये वाला पॉइंट होता है, ये अर्थिंग के लिए होता है। ठीक है। इसका एरिया बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि जितना अधिक एरिया होगा, प्रतिरोध उतना ही जल्दी ग्राउंडिंग होगा, यानी कि वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो इसमें को प्रॉपर तरीके से, कभी कभी आपने देखा होगा जो आकाशीय बिजली है, किसी भी तरीके की आपका सर्किट में कोई प्रॉब्लम है, तो ये हमेशा बड़ा ही आपको मिलता है। वो इसी वजह से बड़ा होता है क्योंकि इसमें जो करंट है, जितना एरिया बढ़ेगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, उतनी जल्दी ही वो ग्राउंडिंग हो जाएगा। तो इसलिए इसे हम बड़ा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी जानकारी अभी तक की। और ये जो इंटरव्यू में बार बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, ये आपको एक बार पढ़ लो, आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो आज के लिए तो इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। यदि अभी भी किसी को कोई डाउट रह जाता है, कुछ समस्या रह जाती है, तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।